बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जासूस आज़म इमरान सीरीज मुसन्निफ मज़हर कलीम M.A। कासिम का सितारा आजकल शायद अपने पूरे उरूज पर था, क्योंकि मर्सी ने इसे 2-3 रोज तक कंपनी दी थी और कासिम बहुत खुश रहा था। कासिम ने इसे सारे दारुल हुकूमत की सैर कराई। कैप्टन हमीद ने मदाखलत करनी चाहिए थी, लेकिन इसे कैप्टन हमीद को बिल्कुल लिफ्ट ना दी, तो कैप्टन हमीद खुद ही पीछे हट गया। फिर मर्सी वापस चली गई, तो कासिम 1-2 रोज तक बेहद उदास रहा। लेकिन फिर अचानक मर्सी से भी ज्यादा भरपूर फुलफलूटी डोरी इससे टकरा गई। इसकी मुलाकात एक होटल में हुई थी और फिर डोरी ने तो इस पर कुछ ऐसा जादू कर दिया कि कासिम दुनिया और जहां की सारी बातें ही भूल गए। बल्कि अब तो वो बड़ी संजीदगी से सोचने लगा था कि डोरी से लव मैरिज कर ले, लेकिन रुकावट सर आसिम का खौफ था, वरना शायद वो अपने इस इरादे पर अब तक अमल भी कर चुका होता। डोरी की तजवीज़ पर ही कासिम ने एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक शानदार कोठी बुक करा ली थी और गुज़िश्ता एक हफ्ते से वो दोनों यहीं रह रहे थे। नैलग्राम इंतहाई खूबसूरत इलाका था। यहाँ इंतहाई शानदार होटल और क्लब भी थे और कासिम डोरी के साथ सब होटलों में घूमता फिर रहा था। बस इसका मज़ा रात को ही केकिरा होता, जब इसे मजबूरन डोरी से अलहदा कमरे में सोना पड़ता। ये अलहदगी भी डोरी की तरफ से ना थी, बल्कि कासिम का मजहबी खौफ था। अलबत्ता डोरी ने भी इस बारे में कभी कासिम को मजबूर ना किया था। बाकी सारा दिन वो इंतहाई गहरे दोस्तों की तरह रहते थे। अब भी कासिम नहा धोकर नाश्ते की मेज पर बैठा डोरी के आने का इंतजार कर रहा था। मुलाजिम ने नाश्ता लगा दिया था। गो कासिम भूख के मामले में किसी की परवाह ना करता था, लेकिन ये डोरी वो वाहिद शख्सियत थी जिसकी खातिर कासिम अपनी भूख पर भी कंट्रोल कर लेता था। ओह, मुझे जरा देर हो गई ग्रेट कासिम, वेरी सॉरी। चंद लम्हों बाद एक भरपूर जिस्म की मालिक खूबसूरत डोरी ने ड्राइंग रूम के दरवाजे में दाखिल होते हुए इंतहाई मुतरन्नम लहजे में कहा। इसके जिस्म पर इंतहाई चुस्त लिबास मौजूद था, जिसकी वजह से इसका हुस्न कुछ और ज्यादा जगमगा रहा था। काश मैं यतीम होता, काशिम ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसकी नजर डोरी पर झुकी हुई थी। इसने डोरी की बात सुनी ही ना थी। क्या कह रहे हो? डोरी ने साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अल्लाह मियाँ की मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो ना बनाना चाहे मुझे यतीम, तो मैं क्या कर सकता हूँ। कासिम ने होठों पर जबान फेरते हुए कदे बेबसी में कहा। ओह, तो तुम यतीम बनना चाहते हो? क्यों? डोरी ने हैरान होकर कहा। तुम्हें क्या बताऊं, काश मैं यतीम होता, तो फिर मैं लव मैरिज कर लेता। डैडी तो शायद क़यामत तक का पट्टा लिखवा कर आए हैं, रोज बरोज हेल्दी होते जा रहे हैं। हूँ, कासिम ने सर झटकते हुए कहा। ओह, अब समझ गई। लेकिन जरूरी तो नहीं कासिम कि लव मैरिज की जाए। हम वैसे भी तो दोस्तों की तरह इकट्ठे रह सकते हैं। डोरी ने नाश्ता तैयार करते हुए कहा। नहीं रह सकते। अभी तो वो चिपकली बेगम गई हुई है और डैडी भी मुल्क से आउट हैं, वरना अब तक मेरी खाल उतर कर इसका साला बैंड बाजा बन चुका होता। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे, तो क्या सर आसिम तुम्हें पीटते हैं? डोई ने हैरान होकर कहा। पीटते पाटते नहीं, कोड़ों से खाल उतारते हैं। बड़े जालिम हैं, बड़े जालिम डैडी हैं। और वो साली चिपकली बेगम खड़ी सुनती रहती हैं। ओह काश मैं यतीम होता, कासिम ने कहा। डोई इस तरह चौंक कर कासिम को सर से पैर तक देखने लगी, जैसे किसी खास चीज का अंदाजा लगा रही हो। क्या बात है? क्या मेरे सींग निकल आए हैं? कासिम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम बहादुरी का कोई ऐसा कारनामा कर दो, तो सर आसिम भी तुमसे खौफजदा हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हें यतीम होने की जरूरत भी नहीं रहेगी। डोई ने नाश्ता करते हुए कहा। बहादुरी? तो क्या तुम मुझे साला बकरी का दिल समझती हो? कासिम हत्थे से उखड़ने लगा। मैंने कारनामा कहा है कासिम, तुम्हें बुज़दिल नहीं कहा। मुझे मालूम है कि तुम बेहद बहादुर हो, लेकिन बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत की कमी है, डोई ने कहा। हाँ, तुम सच कह रही हो। मैंने तो सारी जिंदगी कारोबारी इदारों से मालूम किया है, लेकिन ये सारी हिम्मत फैक्ट्री में बनती ही नहीं है, वरना मैं 2-4 टन खरीद कर रख लेता। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। और अगर मैं तुम्हें हिम्मत दे दूं तो? डोई ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? क्या तुम्हारे पास फालतू है? कासिम ने चौंक कर कहा। हाँ, बहुत है, डोई ने जवाब दिया। अरे, तो फिर तुमने अब तक दी क्यों नहीं मुझे? चलो जल्दी से दो, कासिम ने भड़कते हुए गालों से कहा। शायद खुशी से इसके गाल फड़कने लग गए थे। यहाँ नहीं है, साथ वाली कोठी में है, डोई ने जवाब दिया। साथ वाली कोठी में? क्या वहाँ इसका स्टोर में स्टोर है? कहाँ ऑर्डर देना होगा? कासिम ने हैरत भरे लहजे में पूछा।
स्टोर नहीं है वहाँ, एक डिबिया में बंद है, लेकिन ये वैसे नहीं मिलेगी, वहाँ से खुफिया तौर पर हासिल करनी पड़ेगी। डोई ने जवाब दिया। कमाल है, तुम साली कोई जासूस महसूस हो या फिर नजूमी हो, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे सब कुछ पता लग जाता है। कासिम ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें हिम्मत चाहिए ना, डोई ने कहा। हाँ चाहिए, कासिम ने सीना फुलाते हुए कहा। तो बस जाकर ले आओ, लेकिन किसी को पता ना चले, वहाँ मुसल्ला मुलाजिम है, बस इनका ख्याल रखना, डोई ने कहा। अरे बाप रे, चोरी, यानी कि तुम मुझसे मुझे चोर बनाना चाहती हो? या अल्लाह तौबा, चोरी तो साला गुनाह है, दोजख में सड़ना पड़ेगा। कासिम ने फौरन ही दोनों कानों का हाथ लगाया। चोरी तो इसे कहते हैं जो दूसरे का माल उठाया जाए, ये हिम्मत तो मेरी मलकियत है, लेकिन इन लोगों ने छीन ली है, डोरी ने जवाब दिया। छीन ली है? कब? किस साले की जुर्रत है? मैं इसकी टांगे चीर कर कैंची बना दूंगा। कासिम को यकलख्त गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, कल जब तुम सोए हुए थे तो एक आदमी ने यहाँ आकर पिस्तौल दिखाकर डिबिया ले ली थी, और मैंने इसे कहा कि मेरा दोस्त कासिम बहुत बहादुर है। लेकिन इसने कहा कि कासिम है तो बहादुर, लेकिन इसमें हिम्मत की कुछ कमी है, और हम नहीं चाहते कि तुम इस डिबिया में बंद हिम्मत उसे दे दो, इसलिए हम उसे लेकर जा रहे हैं, डोई ने कहा। अरे, उन्होंने क्या समझ लिया है मुझे? मैं अभी जाता हूँ हिम्मत लेने। कासिम एक झटके से उठ खड़ा हुआ। सुनो, तुम्हें मेरी खुशी का कितना ख्याल है, डोई ने भी उठते हुए बड़े लाड भरे लहजे में कहा। इतना? कासिम ने बजाय कुछ कहने के दोनों हाथ फैलाकर साइज बताते हुए कहा। तो फिर तुम मेरी खुशी पूरी कर दो प्लीज। मेरी खुशी इसी में है कि तुम पहले जासूस बनकर वो डिबिया ले आओ, किसी को पता ना चले, फिर मैं तुम्हें साथ ले जाकर उन्हें बताऊंगी कि कासिम द ग्रेट वाकई ग्रेट है। डोई ने कासिम के बाजू से लटकते हुए कहा। जासूस? अरे छोड़ो, मुझसे नहीं बना जाता, सारे चोरों की तरह घुसो और डिबिया ले आओ, मैं तो जाकर इनकी टांगे चीर कर ले आऊंगा, कासिम ने कहा। तो फिर मेरी खुशी कैसे पूरी होगी, डोई ने मुंह बनाते हुए कहा। ये बड़ी मुसीबत है, तुमने ये सारी खुशी मुशी चोरी जासूसी में क्यों रख ली है, निकालो इसे बाहर, कासिम ने होंठ चबाते हुए कहा। सुनो, अभी सब लोग सोए हुए होंगे, वो दरवाजा खोलकर सोते हैं, बस तुम एहतियात करना, बाहर का दरवाजा खोलकर सीधे चले जाना, बाएं तरफ एक दरवाजा होगा, इस दरवाजे को खोलकर अंदर कमरे में चले जाना, वहाँ एक लोहे की अलमारी है, इस अलमारी को खोलना तो इसमें लाल रंग की डिब्बिया पड़ी होगी, बस इसे उठाकर खामोशी से यहाँ आ जाना, इतनी सी बात है, मेरी खुशी की खातिर, प्लीज। तुम कितने प्यारे हो कासिम दी ग्रेट, डोई ने एक बार फिर इसके बाजू से लटकते हुए कहा। लेकिन तुम तो कह रही हो वहाँ साले मुसल्ला वसल्ला आदमी होंगे, सालों ने ठूठा कर दी तो, कासिम ने खौफजदा लहजे में कहा। अरे तुम फिक्र ना करो, बस जरा एहतियात करना, डोई ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे कोई मसला ही ना हो। अच्छा, साले इस मिस में ये भी करना पड़ता होगा, फिर मैं जाऊं, कासिम ने बड़े मुतजब्जब लहजे में कहा। हाँ जाओ, फिक्र ना करो, तुम देखना तुम्हारे लिए कितना आसान होगा, डोई ने इसकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, और कासिम सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डोरी बैरूनी गेट तक उसके करीब आई और फिर कासिम सामने वाली कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गया। फाटक थोड़ा सा खुला हुआ था। ये साली ने किस मुसीबत में फंसा दिया, कासिम ने होंठ भींचते हुए कहा। लेकिन साथ ही इसे ये भी ख्याल आ गया कि अगर वो वापस चला गया तो साली इसे बुजदिल मुजदिल कहती रहेगी। चुनाचा इस ख्याल के तहत कासिम मरता क्या ना करता कि मजदाक चलता हुआ कोठी के फाटक पर पहुंच गया। इससे कदरे खुले फाटक से सर अंदर करके झांका, लेकिन सामने लॉन में से कोई आदमी नजर न आया। कासिम ने कदम आगे बढ़ाई थे कि फिर एक ख्याल के आते ही रुक गया। मगर मम मगर घंटी मंटी तो बजाए बगैर तो अंदर जाना अच्छा नहीं है ना, साले क्या कहेंगे कि कासिम को साली तहजीब वहजीब भी नहीं है, कासिम ने अचानक बड़बड़ाते हुए कहा, और दूसरी लम्हे से हाथ उठाकर घंटी के बटन पर उंगली रख दी। अंदर दूर से म्यूजिकल घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, और कासिम खुले फाटक में से सर अंदर करके देखने लगा कि घंटी की आवाज सुनकर कोई आता है या नहीं। लेकिन जब काफी देर हो गई और कोई आदमी बाहर ना आया तो कासिम ने फाटक को और ज्यादा खोला और इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया। अब साले खुद ही बेहोश में होश होकर सोए तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, कासिम ने बड़बड़ाते हुए कहा। और इसके बाद डोरी के बताए हुए नक्शे के मुताबिक इस कमरे तक पहुंचा, और वहां से वो डिब्बिया लेकर आने में इसे कोई मुश्किल पेश ना आई, ना ही कोई आदमी इसे वहां नजर आया। और फिर कासिम डिब्बिया उठाए इत्मीनान से चलता हुआ फाटक से बाहर आकर अपनी कोठी की तरफ जाने लगा। कमाल है, बस ऐसी होती है साली जासूसी महसूसी, ख्वाह को मैं डर रहा था, अब मिलेगा साला कप्तान हमीद तो इसे बोलूंगा, साले ख्वाह रोब मोब डाल रखा था कि मुश्किल होती है। काहे की मुश्किल? कासिम का दिल वाकई इतना बढ़ गया था
कि इसका जी चाह रहा था कि वो सारे इलाके की सारी कोठियों में इसी तरह घुसकर वहां से सारी चीजें उठा लाए। क्या हुआ? कासिम के अपनी कोठी में दाखिल होते ही सामने खड़ी डोरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये लो डबिया, अब बोलो, मैं बुजदिल हूँ या शेरदिल? कासिम ने लहजे को बड़ा रूबदार बनाते हुए कहा। अच्छा, वाह, लुत्फ आ गया। इसे कहते हैं बहादुरी। कासिम दी ग्रेट वाकई बहादुर है। डोरी खुशी के मारे इसके बाजू से चिमट गई और कासिम का दिमाग बुलंदियों पर रक्स करने लगा। इसे ऐसा सरूर आ रहा था जैसे इसने 10-12 बोतलें शराब की पी ली हों। और फिर अंदर जाकर डोरी ने डबिया खोली तो इसमें वाकई एक कैप्सूल मौजूद था। लो, अब ये कैप्सूल खा लो, तुम्हारी हिम्मत हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। डोरी ने फ्रिज से गिलास पानी का निकाल कर कासिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कासिम ने जल्दी से कैप्सूल हलक में डाला और ऊपर से पानी पी लिया। कैप्सूल अंदर जाते ही इसे वाकई ऐसा महसूस होने लगा जैसे इसे हिम्मत और हौसले का समुंदर अपने दिल में उतार लिया हो। अब सारे कप्तान को मैं बताऊंगा कि मैं इससे बड़ा जासूस हूँ। कासिम ने सीने को और ज्यादा फुलाते हुए कहा। अरे, किसी को बताना नहीं, वरना इस कैप्सूल का असर जायल हो जाएगा। डोरी ने जल्दी से कहा। अच्छा अच्छा, लेकिन ये साली मुझे नींद मींद क्यों आने लग गई है? कासिम ने मुंह फाड़ कर जमाई लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, जब आदमी हिम्मत का काम करे तो इसे नींद आ जाती है। डोरी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो कासिम को लेकर इसके बेडरूम में आ गई। वहां तक पहुंचते पहुंचते कासिम का जिस्म लड़खड़ाने लगा और डोरी को खतरा पैदा हो गया कि कहीं वो फर्श पर ही ना गिर जाए। लेकिन कासिम बेड तक पहुंच ही गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वो बेड पर गिरा और इसकी आंखें बंद हो गईं। दूसरे लम्हे इसके खराटों का सायरन बजना शुरू हो गया। कासिम, कासिम, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? यकलख डोरी का लहजा इंतहाई तहकमाना हो गया और वो कासिम के सिराने खड़े होकर ऊंची आवाज में बार बार ये फिक्रा दोहराने लगी। चंद बार तो कासिम ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन फिर इसके तेज होते खराटे आहिस्ता होने लगे। डोरी मुसलसल यही फिक्रा इसी लहजे में दोहराती चली गई। चंद लम्हों बाद खराटे बिल्कुल खत्म हो गए और फिर कासिम की भिंची सी आवाज सुनाई दी। मैं सुन रहा हूँ, कासिम नाक में बोल रहा था। तुम्हारा जहन मेरे हुक्म के ताबे आ गया है, डोरी ने पहले से भी ज्यादा तहकमाना लहजे में कहा। हाँ, कासिम ने जवाब दिया। मैं जो हुक्म दूंगी तुम्हें मानना होगा, डोरी ने कहा। हाँ, कासिम ने जवाब दिया। तो सुनो, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि जब तुम्हें मैं टेलीफोन पर कोई चीज लाने का हुक्म दूं, तो तुम मेरे हुक्म को बजा लाओगे, डोरी ने कहा। हाँ, कासिम ने जवाब दिया। इस तरह वो चीज लाओगे कि किसी को पता ना चले? बोलो हाँ, डोरी ने जोरदार लहजे में कहा। हाँ, कासिम ने जवाब दिया। मैं इस चीज के साथ लफ्ज सुर्ख इस्तेमाल करूंगी और मैं जिस चीज के साथ लफ्ज सुर्ख कहूंगी वो तुम जरूर हासिल करोगे। बोलो हाँ, डोई ने जवाब दिया। हाँ, कासिम ने कहा। किस तरह लेकर आओगे वो सुर्ख वाली चीज? डोई ने एक लम्हा रुककर पूछा। इस तरह कि किसी को पता ना चले, कासिम ने कहा और डोरी का सता हुआ चेहरा यकलख्त मुसरत से खेल उठा जैसे इसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। और किसी को बताओगे भी नहीं? बोलो हाँ, डोई ने कहा। हाँ, कासिम ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम सो जाओ, डोई ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद कासिम के खराटे एक बार फिर शुरू हो गए। डोई इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाती हुई मुड़ी और फिर बेडरूम से बाहर निकलकर सीधी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी और वहां टेलीफोन मौजूद था। इसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो दारुल हुकूमत कॉल कर रही थी। यस, चंद लम्हों बाद एक आवाज सुनाई दी। डोरथी बोल रही हूँ बॉस, डोई ने मौदबाना लहजे में कहा। यस, जॉनसन बोल रहा हूँ, तुम कहाँ से बोल रही हो? दूसरी तरफ से बोलने वाले ने चौंक कर पूछा। नील ग्राम से बॉस, मैं कासिम को ट्रेनिंग के लिए यहाँ लेकर आई थी, डोई ने जवाब दिया। यस, क्या रिपोर्ट है? जॉनसन ने पूछा। बॉस, इंतहाई गैर मुतवक्का कामयाबी, डोई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पूरी रिपोर्ट दो डोरथी, चीफ बॉस बार बार पूछ रहे हैं और हमारे तमाम मंसूबों का इन्हिसार तुम्हारी कारकर्दगी पर है, जॉनसन ने तेज लहजे में कहा। बॉस, पहले तो मैंने इस हाथी की जहनी कैफियत का बगौर मुताला किया। मुझे मालूम हुआ कि इसमें हौसले की शदीद कमी है और इस कमी के दौरान मैं इसे ट्रीट करती तो रिजल्ट सही ना आता। चुनाचे मैंने एक ड्रामा खेला। सामने वाली कोठी खाली पड़ी थी। रात को मैंने इसके ताले तोड़ डाले और दरवाजे इस तरह खोल दिए कि वो बंद भी ना हो और पूरी तरह खुले भी ना हो। बैरूनी फाटक भी थोड़ा सा खोल दिया। इसके बाद मैंने शऊर को सुलाने वाला एक मखसूस कैप्सूल डिब्बिया में बंद करके इस कोठी के एक कमरे की एक अलमारी में रख दिया। फिर मैंने कासिम की हिम्मत बंधाई कि वो जाकर ये कैप्सूल ले आए। बड़ी मुश्किल से वो माना और फिर जाकर वो डिब्बिया ले आया। इस तरह नफसियाती तौर पर इसके जहन में हौसले की एक बाकुवत तहरीक पैदा हो गई।
अब मेरा काम आसान हो गया था। चुनांचे मैंने उसे कैप्सूल खिलाकर सजेशन दिए और कासिम के जहन को गिरफ्त में लेकर इसे हुक्म दे दिया कि अब जब मैं टेलीफोन पर इसे कहूंगी कि मेरा हुक्म मानेगा। मैंने चेक कर लिया है, वो पूरी तरह कंट्रोल में है। डोई ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। अगर ये बात है तो फिर इसे ब्लैकमेल करने का क्या जरूरत है? तुम इसे हुक्म दो, वो जाकर फॉर्मूला ले आएगा, जॉनसन ने कहा। ओह नहीं बॉस, जहाँ तक इसके जहन का ताल्लुक है और मैंने जहाँ तक रीड किया है, ये इंतहाई अजीबोगरीब जहन का मालिक है। इसकी दिमागी रो यखलक पलट जाती है, इसलिए हर काम के लिए बाकायदा अंगेख्त की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर आप कहें तो मैं इसे इस तरह कोई और ड्रामा करके अंगेख्त करूं, फिर हुक्म दूं, या फिर नफसियाती तौर पर एक और सूरत यह है कि इसे इंतहाई खौफजदा कर दिया जाए। इंतहाई खौफ के आलम में इसका जहन अगर कंट्रोल में कर लिया जाए, तब इसकी जहनी रूप पलटने का खतरा कम हो जाएगा और ये काम कर गुजरेगा। डोई ने जवाब दिया। ओके, इसका मतलब है इसे ब्लैकमेल करना पड़ेगा। ठीक है, अब तक डॉक्टर जाबिर वाला फॉर्मूला मुकम्मल हो गया होगा। तुम ऐसा करो, फौरन इसे छोड़कर वापस आ जाओ ताकि हम कार्रवाई शुरू कर दें। जब ये पूरी तरह खौफजदा हो जाएगा तब तुम इसे फॉर्मूला हासिल करने के लिए भिजवा देना, जॉनसन ने कहा। मैं इसके साथ ही क्यों ना रहूं? डोई ने जवाब दिया। नहीं, हो सकता है तुम्हारे साथ रहने से कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद मशकूक हो जाएं। तुम इसे टेलीफोन पर कंट्रोल करती रहना, जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है बॉस, जैसे आप कहें, मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, डोई ने जवाब देते हुए कहा। तुम फौरन वापस आ जाओ, कासिम तुम्हें वहां ना पाकर वापस आ जाएगा और हम अपनी कार्रवाई का आगाज कर देंगे, जॉनसन ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। डोई ने रिसीवर रखा और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई ताकि अपना सामान समेटकर वो यहाँ से वापस निकल आए और दारुल हुकूमत पहुंच जाए। इसे मालूम था कि कासिम कई घंटों के बाद ही जागेगा और तब तक वो दारुल हुकूमत पहुंच चुकी होगी। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। टोनी आ गया है? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जी हाँ, अभी चंद लम्हे पहले ही चौहान और सिद्दीकी इसे गेस्ट रूम में छोड़ गए हैं, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आई उन्हें? इमरान ने पूछा। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा नहीं हुआ, ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या रिपोर्ट दी है उन्होंने? इमरान ने पूछा। आपके हुक्म के मुताबिक वो सीधे टोनी क्लब वापस गए थे। उन्होंने मेकअप बदल लिया था और फिर वो मंशियात के ताजे की हैसियत से टोनी से मिले और इसे लंबे कमीशन का लालच देकर उन्होंने एक्वाडोर से सौदे की बात की। 10 करोड़ के सौदे का इसे बताया। टोनी ने एक्वाडोर को फोन किया और फिर वो हस्बे तवक्का इन दोनों के साथ एक्वाडोर के अड्डे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे बेहोश करके यहाँ ले आया गया, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। गुड, अच्छी कारकर्दगी दिखाई है दोनों ने। मुझे यकीन था कि टोनी को ये कवर कर लेंगे, इसलिए टोनी का काम मैंने इनके जिम्मे डाला था और मैं खुद इस सहाफ़ी जहांगीर के पीछे गया था क्योंकि इसने ही अरशद को नौकरी दिलाई थी। इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक भी इस मामले में बराह रास्त है, लेकिन पता चला कि जहांगीर सहाफ़ियों के एक ग्रुप के साथ मुतालियाती दौरे पर के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ है और इसकी वापसी 1 हफ्ते बाद होगी। चुनाचे मैं वापस आ गया। तुमने डॉक्टर आर्नल्ड की फाइल निकाली है? इमरान ने कहा। हाँ, आपका फ़ोन मिलते ही मैंने फाइल निकाल ली थी और ना सिर्फ निकाल ली है बल्कि पढ़ भी ली है। फाइल के मुताबिक तो ये एक जुराइम पेशा शख्स है, जबकि आप तो कह रहे थे कि ये कोई साइंसदान है, ब्लैक जीरो ने कहा। इसे तुम बिगड़ा हुआ साइंसदान कह सकते हो। इसने वेस्टर्न कार्मन की खुफिया लेबोरेटरी में 0x रेस पर इंतहाई काबिल कदर काम किया था, लेकिन फिर अचानक ये वहां से फरार हो गया और इसके बाद इसने असलहे की स्मगलिंग शुरू कर दी, लेकिन आम असलहे की नहीं बल्कि इंतहाई नाजुक और हसास असलहे की। और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस टीमें इसके ताकुब में दौड़ पड़ी, लेकिन ये शख्स इस कदर होशियार और चालाक था कि किसी के हाथ ना आया। अलबत्ता एक बार ये पाकिस्तान आया तो मुझे पता चल गया, क्योंकि यहाँ भी ये असलहे की स्मगलिंग के चक्कर में आया था, इसलिए मैंने इसे पकड़कर सुपर फयाज के हवाले कर दिया। सुपर फयाज इस वक्त इंस्पेक्टर था। सुपर फयाज ने असूल के मुताबिक फाइल तैयार की। इसकी उंगलियों के निशानात, शनाख्ती निशानात, इसके फोटो वगैरह, और मैंने भी बस सरसरी अंदाज में इसकी फाइल बनाकर रख ली। यहाँ इसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन 2-3 साल बाद ये जेल से फरार हो गया और फिर आज तक इसका पता नहीं चल सका कि ये कहाँ गया, क्योंकि फिर इसने कोई काम पाक एशिया में नहीं किया, इसलिए मैं इसे भूल गया। लेकिन अब अचानक इसका नाम और फोटो सामने आने पर मुझे याद आ गया, इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, ये टोनी ने या जहांगीर ने क्यों इसके कागजात उड़ाए हैं? क्या इनका ताल्लुक डॉक्टर आर्नल्ड से है? ब्लैक जीरो ने कहा। यही तो मालूम करना है कि इतने अरसे बाद आखिरकार इन कागजात
को इंटेलिजेंस स्टोर से उड़ाने का आखिर मकसद क्या था? यही सोचा जा सकता है कि डॉक्टर आर्नल्ड दोबारा किसी चक्कर में या तो पाकिस्तान आना चाहता है या आ चुका है, इमरान ने कहा, और ब्लैक जीरो ने सर हिला दिया। मैं सोनी से इंटरव्यू कर लूं, इसके बाद मजीद कोई प्रोग्राम बनाएंगे, इमरान ने कहा, और उठकर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया और बरामदे से होता हुआ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। गेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो इसके सामने कालीन पर टोनी को बेहोश पड़े देखा। टोनी छुरेरे बदन का नौजवान था। इसका चेहरा बकरी की तरह लंबूतरा था और थोड़ी की मखसूस बनावट बता रही थी कि वो जहनी तौर पर इंतहाई अय्यार और मक्कार आदमी है। इमरान दरवाजा बंद करके चंद लम्हे से गौर से देखता रहा। फिर आगे बढ़कर इसने इसके लिबास की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन जेबों में सिवाय आम सामान के और कोई खास चीज ना थी। इमरान ने लाशऊरी तौर पर किसी खुफिया जेब की तलाशी शुरू कर दी। हाथ पैर मारे तो अचानक वो चौंक पड़ा। वाकई इसकी बगल के करीब एक खुफिया जेब मौजूद थी। इमरान ने उंगलियां इसकी जेब में डाल ली तो दूसरे लम्हे एक तयशुदा कागज बाहर निकल आया। ये नीले रंग का कागज था। इमरान ने इसे खोला तो बड़ी बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि कागज पर एक्रीमिया की इंतहाई खुफिया रेड सर्कल का मखसूस मोनोग्राम मौजूद था और नीचे एक टेलीफोन नंबर के साथ एक्रीमिया का लफ्ज लिखा हुआ था। टेलीफोन नंबरों की तादाद बता रही थी कि नंबर वाकई एक्रीमिया का है। इमरान ने कागज अपनी जेब में रखा और फिर झुककर इसने टोनी की नाक और मुंह को हाथों से भेंच लिया। टोनी के सर पर मौजूद घूमड़ बता रहा था कि चौहान और सिद्दीकी ने इसके सर पर वार करके इसे बेहोश किया है, इसलिए नाक और मुंह बंद करने से वो आसानी से होश में आ सकता था। और वाकई चंद लम्हों बाद ही टोनी की आंखें एक झटके से खुली और फिर वो कराहता हुआ उठ बैठा और हैरत से इधर उधर देखने लगा। अब कैसी तबीयत है मिस्टर टोनी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और टोनी की नजरें इमरान पर जम सी गईं। दूसरे लम्हे इसकी आंखों में वाज़ेह तौर पर चौंकने के आसार नुमाया हुए और साथ ही शनासाई की झलक भी। इमरान साहब, आप, ये मैं कहाँ हूँ? टोनी ने जल्दी से उठकर खड़े होते हुए कहा, और इमरान इसकी पहचान पर हैरान रह गया, क्योंकि जाती तौर पर वो इसे पहली बार देख रहा था। तुम मुझे कैसे जानते हो? इमरान ने पूछा। ओह इमरान साहब, आप सुपरिंटेंडेंट फयाज के दोस्त हैं। कई साल पहले आपसे एक दावत में मुलाकात हुई थी। लेकिन मैं कहाँ हूँ? टोनी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, और साथ ही वो हैरत भरे लहजे में इधर उधर देखने लगा। हूँ, अगर तुम फयाज के दोस्त थे तो फिर तुम्हें डॉक्टर आर्नल्ड के कागजात इंटेलिजेंस के स्टोर से उड़ाने के लिए इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी? इमरान ने सख्त लहजे में कहा, और इमरान की बात सुनकर टोनी बेख्तियार इस तरह उछल पड़ा जैसे इसके पैर में अचानक बिच्छू ने काट लिया हो। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? टोनी ने अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। तुम्हारा आदमी अरशद इन कागजात समेत गिरफ्तार हो चुका है। वो ये कागजात लेकर तुम्हारे क्लब पहुंचा था, लेकिन तुम किसी लड़की को लेकर दफ्तर में मौजूद थे। इस तरह से कागजात समेत काबू कर लिया गया, और हमें यह भी पता चल गया है कि अरशद तुम्हारे ग्रोह यानी बादशाह ग्रुप का आदमी है। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। अरशद? कौन अरशद? मैं तो किसी अरशद को नहीं जानता, टोनी ने इस बार मुंह बनाते हुए कहा। अब तुम कहोगे कि मैं तो साफी जहांगीर को भी नहीं जानता, जिसके जरिए तुमने अरशद को इंटेलिजेंस के दफ्तर में नौकरी दिलवाई है। मुझे मालूम है कि तुमने खुद फयाज को क्यों नहीं कहा, क्योंकि फयाज लाख अहमक सही, लेकिन इतना अक्लमंद तो वो बहरहाल है कि किसी मुजरिम ग्रुप के आदमी को अपने दफ्तर में कोई अहम नौकरी नहीं दे सकता। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं तो समझ ही नहीं सका कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आया? टोनी ने इस बार मुंह बनाते हुए कहा। एक्रीमिया के रेड सर्कल में तुम्हारा क्या ओहदा है? इमरान ने अचानक पूछा, तो टोनी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। वो हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को यूं देख रहा था जैसे इसके सामने इंसान की बजाय कोई भूत हो। रेड सर्कल? टोनी के हलक से टूट टूट कर अल्फाज निकलने लगे। हाँ, एक्रीमिया की इंतहाई खौफनाक खुफिया एजेंसी रेड सर्कल, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं तो फयाज की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, और ख्वाह मख्वाह तुम मुझे नए नए चक्रों में फंसाना चाहते हो। हटो दरवाजे के सामने से। मैं अब यहाँ एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक सकता, टोनी ने बैकलक बिफरे हुए लहजे में कहा, और अब इसने आपकी बजाय तुम कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इसका मतलब है तुम असलियत पर उतर आए हो। तुम कदे तहजीब का मुजाहिरा कर रहे थे, इसलिए मैं भी तुम्हारा लिहाज कर रहा था। अब तुमने खुद ही मुझे अब आपकी बजाय तुम के लफ्ज़ से पुकार कर घटिया हरकत का मुजाहिरा किया है, इसलिए अब तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। बकवास मत करो, हटो सामने से, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, टोनी ने इमरान पर रोक डालने की कोशिश करते हुए कहा।
इमरान इसकी बचकाना सोच पर बेख्तियार हंस पड़ा। हो, ब्लैक बेल्ट? ये बेल्ट तो मेरी गली के बच्चे भी अपनी कमरों में बांधे फिर रहे हैं, लेकिन अब ये ब्लैक बेल्ट तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन जाएगी, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन अभी इसका फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था कि यकलख्त टोनी के जिस्म ने हरकत की। इसने यकलख्त उछलकर इमरान के सीने पर फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान अपनी जगह पर इत्मीनान से खड़ा रहा। जैसे ही टोनी का जिस्म इसके करीब आया, इमरान का हाथ हरकत में आया और इसने टोनी की टांगों के नीचे थपकी दी। दूसरे ही लम्हे टोनी का जिस्म फिजा में बुलंद हुआ और कलाबाजियां खाकर नीचे गिरने लगा। वो सर के बल नीचे गिर रहा था। इसने अपने आप को बचाने के लिए जिस्म को झकोला देने की कोशिश की, लेकिन इस लम्हे इमरान ने उछलकर पूरी कुव्वत से इसके नीचे गिरते हुए जिस्म पर पूरी कुव्वत से लातें मारी। इमरान की लात टोनी की पुश्त पर पड़ी और टोनी चीखता हुआ मुंह के बल कालीन पर गिरा। इससे पहले कि वो उठता, इमरान यकलख्त उछला और इसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से मुंह के बल गिरे हुए टोनी की कमर पर पड़े और टोनी के हलक से इस कदर खौफनाक चीख निकली कि कमरा गूंज उठा। इमरान उछलकर एक तरफ हटा और इसे झुककर इसे पलटा दिया। टोनी के मुंह से के कोनों से खून रेंगने लगा था। इसका सांस बंद हो रहा था और आंखें ऊपर को चढ़ गई थी। इमरान ने झुककर मखसूस अंदाज में इसके सीने पर हाथ मारा तो टोनी का रुका हुआ सांस बहाल हो गया और इसकी ऊपर को चढ़ी हुई आंखें भी सीधी होने लग गईं और इसका सता हुआ चेहरा भी नॉर्मल होना शुरू हो गया। इमरान ने इसकी गर्दन की साइड पर अपने बूट की टो रखी और अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में घुमाया तो टोनी का जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। इस तरह इसका चेहरा एक बार फिर मस्क होना शुरू हो गया और इसके हलक से घुटी घुटी चीखें निकलने लगी। इमरान ने इसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे पहले ही इसकी पुश्त पर उछलकर बेकार कर दिए थे, इसलिए अब टोनी का पूरा जिस्म पूरी तरह हरकत ना कर सकता था। यही वजह थी कि बावजूद शदीद तकलीफ के वो फड़कने की बजाय सिर्फ कांप रहा था। हालांकि इमरान जानता था कि इसने गर्दन की जिस रग को दबा रखा है, इसकी वजह से टोनी जानकनी की हालत में है। बोलो, सब कुछ तफसील से बता दो, वरना, इमरान ने लात को जरा सा और मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए कहा। ब, बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ, पानी, पानी। टोनी बुरी तरह लरस रहा था। पानी बाद में मिलेगा, पहले सारी तफसील बताओ, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा। इसने दबाव थोड़ा कम कर दिया था। पानी दो, पानी दो। टोनी की हालत वाकई तेजी से खराब हो रही थी। इमरान ने इसकी गर्दन से पैर हटाया और कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ गया। इसने दीवार पर एक मखसूस हाथ मारा तो दीवार वहां से हट गई। अब वहां एक छोटी सी अलमारी नमूदार हो गई। इमरान ने अलमारी खोली और अंदर से पानी की एक बोतल निकाल ली। इस बोतल का ढक्कन खोला और बोतल लाकर फर्श पर पड़े हुए टोनी के मुंह से लगा दी। टोनी नदीदों की तरह पानी के लंबे लंबे घूंट पीने लगा और फिर पूरी बोतल जब इसके हलक से नीचे उतर गई तो इमरान ने बोतल एक तरफ फेंक दी। टोनी की हालत अब खासी संभल गई थी, लेकिन वो हरकत करने से माजूर था, इसलिए लाश की तरह कालीन पर पड़ा हुआ था। हाँ, अब बोलो, वरना मैं इस बार लात नहीं हटाऊंगा और तुम्हारी हालत इबरतनाक हो जाएगी। ना तुम मर सकोगे और ना जी सकोगे, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और आगे बढ़कर पैर को टोनी की गर्दन पर रखकर जरा सा दबा दिया। बताता हूँ, मैं रेड सर्कल का पाकिस्तान में जीरो एजेंट हूँ। जीरो एजेंट रेड सर्कल का सबसे निचला ओहदा है। मैं सिर्फ इतलात मुहैया करता हूँ। 2 दिन पहले रेड सर्कल के चीफ बॉस S1 का फोन आया था। इसने मुझे हुक्म दिया कि इंटेलिजेंस के स्टोर में एक सुर्ख रंग की अलमारी है। इसके अंदर इंतहाई खतरनाक मुजरिमों के कवायफ रखे हुए हैं। वहां से मैंने फाइल नंबर 3 में मौजूद कागजात को इस तरह उड़ाना है कि इंटेलिजेंस को भी इसकी खबर ना हो और ये काम ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में हो जाना चाहिए। चुनाचा मैंने की तरकीब सोचना शुरू की ही थी कि एक रोज़ अखबार में मुझे एक इश्तेहार नजर आया जिसमें इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की शनाख्ती स्टोर के लिए मुलाजमत की ज़रूरत थी। इसके नीचे सुपरिटेंडेंट फयाज का पता लिखा था, लेकिन मैं जानता था कि सुपरिटेंडेंट फयाज मेरे कहने पर किसी आदमी को नौकरी ना देगा और ना ही सुपरिटेंडेंट फयाज को ये काम सौंपा जा सकता था, क्योंकि वो हमसे भत्ता जरूर वसूल करता है, लेकिन मामूली बातों का। वो इस किस्म के काम की हामी ना भर सकता था, ख्वाह इसे कितनी बड़ी ही ऑफर ही क्यों ना कर दी जाती। फिर S1 ने कहा था कि इंटेलिजेंस को भी इसका पता ना लगे। चुनाचा मेरे जहन में एक तरकीब आ ही गई। हमारे ग्रुप में अरशद पढ़ा लिखा नौजवान था। वो इस आसामी के तालीमी मेयार पर पूरा उतरता था। अब सिर्फ मसला था सुपरिटेंडेंट फयाज से सिफारिश कराने का। मैं बराह रास्त दरमियान में ना आना चाहता था और अरशद को सुपरिटेंडेंट फयाज ना जानता था। चुनाचा मुझे डेली न्यूज़ के रिपोर्टर जहांगीर का ख्याल आ गया। एक बार इसकी एक कमजोरी मेरे हाथ आ गई थी। चुनाचा मैं इसे ब्लैकमेल करके बड़े अफसरों के पास सिफारिश के लिए इस्तेमाल करता था।
चुनाचे मैंने जहांगीर के जिम्मे ये काम लगा दिया और वादा किया कि अगर वो मेरा ये काम कर दे तो इसका ब्लैकमेलिंग स्टफ इसे वापस कर दिया जाएगा। इस लालच में आकर इसने हामी भर ली। फिर से न जाने क्या चक्कर चलाया कि अरशद को नौकरी मिल गई। एक दो रोज बाद मैंने अरशद को असल काम सर अंजाम देने का हुक्म दिया। अरशद ने वादा कर लिया कि जैसे ही इसे मौका मिला वो ये कागजात उड़ा लाएगा। टोनी ने तफसील बताते हुए कहा, तुम एस वन को इन कागजात के मिलने की रिपोर्ट कैसे देते? इमरान ने पूछा। मैं चूंकि जीरो एजेंट हूँ इसलिए मैं बराह रास्त एस वन से खुद बात नहीं कर सकता। एस वन ने मुझे एक नंबर लिखा दिया था कि इस नंबर पर एक शख्स आर्थर जवाब देगा। मैं इसे जीरो एजेंट 3 का कोड बताऊं तो वो मुझे कागजात वसूल करने का बंदोबस्त करेगा। टोनी ने जवाब दिया, ओके, मैं अभी तुम्हें जिंदा रहने देता हूँ। पहले मैं तुम्हारी बताई हुई तफसीलात चेक करूंगा। अगर तुमने जरा सी गलत बयानी की हुई तो फिर तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकेगा, वरना मैं तुम्हें ठीक भी कर दूंगा और छोड़ भी दूंगा क्योंकि तुम मेरे मेयार के मुजरिम नहीं हो। इमरान ने इसकी गर्दन से पैर हटाते हुए कहा, मैंने दुरुस्त बताया है, बिल्कुल दुरुस्त। टोनी ने जवाब दिया और इमरान से हिलाता हुआ वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कुछ मालूम हुआ? इसके ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही ब्लैक जीरो ने इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। हाँ, कुछ बातों का पता चला है। ये टोनी अक्रीमिया की इंतहाई खुफिया एजेंसी रेड सर्कल का जीरो एजेंट है, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि रेड सर्कल को आखिर डॉक्टर आर्नल्ड के कागजात की क्या जरूरत पड़ गई। वो सरकारी इदारा है, अगर इन्हें इन कागजात की जरूरत थी तो वह क्रीमिया के इंटेलिजेंस के जरिए इन कागजात की नकूल हासिल कर सकते थे, क्योंकि इन मामलात में इंटेलिजेंस आपस में तावन करते हैं। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर इसने वही नंबर डायल करने शुरू कर दिए। तो वो पहले ही टोनी की जेब से निकलने वाले कागज से मालूम कर चुका था। यस, आर्थर स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से गुराई हुई आवाज सुनाई दी। एजेंट 03, पाकिशिया टोनी बोल रहा हूँ जनाब। इमरान ने टोनी की आवाज और लहजे में जवाब देते हुए बोला। ओह, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। सर, मैंने चीफ बॉस के बताए हुए कागजात हासिल कर लिए हैं और इंटेलिजेंस को इनकी गुमशुदगी का पता ही नहीं चलने दिया। इमरान ने टोनी के लहजे में जवाब देते हुए पूछा। पूरी तफसील बताओ, ये बेहद अहम है। दूसरी तरफ से पूछा गया और इमरान ने टोनी की बताई हुई तफसील दोहरा दी। ओह, वेरी गुड, तुमने वाकई जहानत से काम लिया है। मैं चीफ बॉस को तुम्हारी सिफारिश करूंगा। वेरी गुड। अब तुम ऐसा करो कि इन कागजात को अपने किसी खास बंदे के जरिए नेदरलैंड भिजवा दो। नेदरलैंड के दारुल हुकूमत में होटल अल्बानिया में एक वेटर है जिसका नाम बग है। तुम्हारा आदमी इस बग से मिलेगा और इसे रेड सर्कल का कोड दोहराएगा। जवाब में वो आर्थर का नाम देगा। तुम्हारा आदमी कागजात इस बग के हवाले कर दे। आर्थर ने जवाब दिया। मैं इसे क्रीमिया क्यों ना भिजवा दूं आपके पास? इमरान ने फौरन कहा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं, नेदरलैंड में है। डॉक्टर आर्नल्ड ने वहां हमारे लिए एक अहम तरीन काम सर अंजाम देना है और इसका इसरार है कि ये कागजात जब तक इसे नहीं दिए जाएंगे वो काम नहीं करेगा। बहरहाल, जैसे तुम्हें कहा जा रहा है वैसे करो, आर्थर ने कहा। ठीक है जनाब, मैं आज ही आदमी भिजवा देता हूँ, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और फिर इसने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। तो इस बार रेड एजेंसी नेदरलैंड में डॉक्टर आर्नल्ड से कोई काम लेना चाहती है। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? इमरान ने सोचने के से अंदाज में कहा। हो सकता है रेड सर्कल अपने मखसूस मकासद के लिए वहां कोई हसास और खतरनाक असलहा स्मगल कराना चाहती हो, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, ये काम रेड सर्कल की लाइन का नहीं है। रेड सर्कल एजेंसी अहम तरीन कामों के लिए बनाई गई है, जरूर कोई और चक्कर होगा, इमरान ने जवाब दिया। तो अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक जीरो ने कहा। प्रोग्राम क्या होना है, मैं अब टोनी के आदमी के रूप में जाकर इस बख्श से मिलूंगा, इमरान ने जवाब दिया। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कर्नल फरीदी को हालात बता दें, वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगा, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। हो तो सकता है, लेकिन मैं यहाँ से फारिग रह रहकर तंग आ चुका हूँ। जरा हाथ पैर हिलाने का मौका भी मिल जाएगा और किसी ठोस बात का पता भी चल जाएगा तो कर्नल फरीदी को भी आसानी रहेगी, इमरान ने कहा। ओह, तो आपने नेदरलैंड जाने का प्रोग्राम बना लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बजाय मैं वहां चला जाऊं? मैं भी यहाँ दानिश मंजिल में फारिग बैठे बैठे तंग आ गया हूँ, ब्लैक जीरो ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बैठे बैठे तंग आ गए हो तो खड़े खड़े फैल जाओ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जब मैंने ये अल्फाज कहे तो आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अभी आप खुद भी तो ये अल्फाज कह रहे थे, ब्लैक जीरो ने कहा। मैंने बैठे बैठे के अल्फाज नहीं कहे थे, बल्कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ फारिग रहकर तंग आ गया हूँ, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। ठीक है, वाकई आपने ऐसा ही कहा था। क्या आप पहले से सोच समझ कर मुझसे अल्फाज निकालते हैं? ब्लैक जीरो ने कदर शर्मिंदा से लहजे में जवाब दिया। सोचकर बोलता हूँ,
तभी तो अहमक कहलाता हूँ। बहरहाल, तुम दिल छोटा ना करो। मैं वहां से वापस आने के बाद तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं भेज दूंगा। कर्नल फरीदी के मुल्क में जाकर इसकी नजरों से छुपकर कोई काम करना तुम्हारे बस से बाहर है। मुझे भी वहां जाकर न जाने क्या क्या चक्कर चलाने पड़ेंगे, इमरान ने कहा, और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है जनाब, वाकई में ये बात भूल गया था। वहाँ वाकई कर्नल जीरो फोर्स की नज़रों से बचकर काम करना मुश्किल है। ये आप कर सकते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। टोनी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और इस तरह टूटी है कि किसी सूरत ठीक नहीं हो सकती, इसलिए वो हमेशा के लिए माजूर हो चुका है। ऐसी हालत में इसका जिंदा रहना बेकार है। तुम इसे गोली मारकर फेंक देना और लाश बर की भट्टी में डाल देना, ताकि रेड सर्कल को इसकी मौत की इत्तला ना मिल सके, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।